तो विद्युत अपघटनी सेल तैयार करने के लिए हमको एक पात्र की आवश्यकता थी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पात्र बनाया। अब इस पात्र में हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन बनाएंगे। यहाँ पर हम चाहें तो किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की गलित अवस्था को भी ले सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस पात्र में जो पदार्थ हम यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या फिर किसी विद्युत अपघट्य के गलित अवस्था को। गलित अवस्था मीन्स ये है कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को लेकर हम इतना गर्म कर दें कि वो पिघल जाए, तो उसको हम की गलित अवस्था। आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ को रखा है, तो यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा वो अपने आयनों में टूट चुका होगा, यानी कि इस विलयन में बहुत सारे धनायन और बहुत सारे ऋणायन होंगे, जिनको मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक धनायन और एक ऋणायन को मैंने समझने के लिए यहाँ पर बनाया है। अब इस विद्युत अपघट्य विलयन में हम दो छड़ लगाएंगे, या आप कह सकते हैं हम दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बैटरी से इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया है। बैटरी के धन सिरे से हमने इस इलेक्ट्रोड को जोड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे धन लिखा है, और ऋण सिरे से इस वाले इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऋण लिखा है। अब इस प्रकार ये जो निकाय हमारे सामने बनके तैयार हुआ है, इस निकाय को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि जो ये निकाय हमने बनाया है, इसकी संरचना को हम शब्दों में लिखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो यदि इसको हमको लिखना हो शब्दों में, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, विद्युत अपघटनी सेल बनाने के लिए एक पात्र में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन या गलित विद्युत अपघट्य को लेकर इसमें दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड एवं एनोड लगाते हैं, तथा दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। आपको पीछे एक वीडियो में मैंने समझाया था कि बैटरी लगाना यहाँ पे आवश्यक क्यों है, जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे एसी धारा नहीं लगा सकते, आपको डीसी धारा ही लगानी है। आप जानते हैं बैटरी की धारा को डीसी धारा कहते हैं। तो ये संरचना बहुत ही आसान था, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी क्रियाविधि को। तो देखिए अभी संरचना में हमने देखा इस निकाय को, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। देखिए जब बैटरी के धन सिरे से हम इस इलेक्ट्रोड को जोड़ देंगे, तो ये इलेक्ट्रोड पूरा धनावेशित हो जाएगा, और जब बैटरी के ऋण सिरे से इस इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे, तो ये पूरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इस विलयन में बहुत सारे धनायन और ऋणायन उपस्थित हैं। और साथ साथ आप एक और भी कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो धनावेशित चीजें होती हैं वो ऋणायनों को आकर्षित करती हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रोड जो कि धनावेशित हो चुका है, वो इस विलयन में उपस्थित सभी ऋणायनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और साथ साथ ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो कि ऋणावेशित है, वो इस विलयन में उपस्थित धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो देखिए इस बात को हम यहाँ पर एरो से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है एक एरो कि धनायन इधर की तरफ यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ, और ऋणायन जो होंगे वो धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगेंगे। तो पहले इतनी बात को हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़कर डीसी धारा प्रवाहित करने पर धनायन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर और ऋणायन धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि जो आयन है विद्युत अपघट्य विलयन के, वे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। और क्यों गति करते हैं, तो इसका कारण है कि जो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है वो धनायनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और ठीक इसी प्रकार ये जो धनावेशित इलेक्ट्रोड है वो ऋणायनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अब
बारी बारी हम चर्चा करते हैं। पहले इस धनायन पे चर्चा करते हैं। अब इस आकर्षण के कारण धनायन जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएगा। जब ये ऋण इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा तो देखिए इस ऋण इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तभी तो ये इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ही कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है, और ये जो आयन है ये धनावेशित है। तो जब ये इस इलेक्ट्रोड के संपर्क में पहुंचेगा, पास में जाएगा, तो इस इलेक्ट्रोड से वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को हम कहते हैं अपचयन। तो पहले हम इसको लिखते हैं एक समीकरण से, फिर आपको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, धनायन ऋण इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित होते हैं। यहाँ पर इस धनायन को हम सोडियम आयन मान लेते हैं, और सोडियम आयन मान के मैंने यहाँ पे समीकरण लिखा है। तो देखिए जब सोडियम आयन जब इस ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा तो इससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। तो Na+ ने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिया और इसके बाद ये बन गया सोडियम परमाणु, यानी कि उदासीन अवस्था में आ गया। आप जानते हैं कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं अपचयन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। और मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसको कहते हैं कैथोड, यानी कि इस सेल में ये जो इलेक्ट्रोड है ये कहलाएगा कैथोड। इसको याद रखने का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। मैंने आपको एक बताया था रेड कैट एन ऑक्स। यहाँ पे रेड मीन्स रिडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन कहते हैं, और कैट मीन्स कैथोड, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड क्यों कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया ही क्यों होगी। अगर इस बात को आप समझते हैं तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, और याद करेंगे तो बार बार आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो धनायन है इसके पास गया तो वो एक उदासीन अवस्था में आ गया। अब जब ये सोडियम बन गया है तो ये सोडियम क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो सोडियम जो होगा वो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाएगा, यानी उस पर डिपोजिट हो जाएगा, या आप कहेंगे जमा हो जाएगा, उस पर चिपक जाएगा। तो देखिए ये जो सोडियम बन रहा है वो इस इलेक्ट्रोड पे चिपक गया है। तो ये हमने एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को देखा। अब हम बात करेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है। तो जो ये धन वाला इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ देखिए यहाँ पे ऋणायन जा रहे हैं। ऋणायन जब इसके पास पहुंचेंगे तो जो ये ऋणायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड को दे देंगे, क्योंकि ऋणायन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब किसी पे ऋण आवेश होता है मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आप जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋणायन धन इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब इस ऋणायन को Cl- मानकर मैं एक समीकरण लिखता हूं और उससे आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिए मान लीजिए कि ये Cl- था। जब ये धन इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रोड को दे देगा, यानी कि Cl- ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Cl बन गया, और साथ साथ इससे इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है वो डाइएटॉमिक होता है, यानी कि हमेशा जो क्लोरीन के दो परमाणु आपस में जुड़ के रहते हैं। एक सिंगल Cl जो होता है एटम का वो एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब दो Cl- इलेक्ट्रोड पे जाएंगे तो Cl2 बनेगा, और साथ साथ वो इलेक्ट्रोड को दो इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों Cl- जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, यानी कि इनका ऑक्सीकरण हुआ है। और ये ऑक्सीकरण हो कहाँ रहा है इस सेल में? तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पर, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड।
जो कि अभी मैंने आपको बताया एक सूत्र से, रेड कैट एनॉक्स। यहाँ पे रेड मीन्स होता है रेडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन कहते हैं, और कैट मीन्स कैथोड। यहाँ पर एन मीन्स होगा एनोड और ऑक्स मीन्स होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। तो एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है कि जो विद्युत अपघटन सेल होता है वहाँ पे कैथोड जो होता है वो ऋण वाले इलेक्ट्रोड को और एनोड जो है धन वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं। जो कि आपने गैल्वेनी सेल में ठीक इसका उल्टा पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि आपने इसका उल्टा गैल्वेनी सेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि जो ये क्लोरीन का ये जो Cl- था, जब यहाँ पे गया है और क्लोरीन बना है तो वो जाएगा कहाँ? तो देखिए यहाँ पे Cl- के दो Cl- गए और वो दोनों मिलकर यहाँ पे Cl2 बना दिए। और Cl2 तो एक गैस है, आप जानते हैं क्लोरीन गैस है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोड पर गैस बने तो वो इलेक्ट्रोड पे चिपक के रुकती नहीं है, बल्कि वो इस विलयन से बाहर चली जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जब किसी इलेक्ट्रोड पे ठोस बनता है तो वो उस पर चिपक जाता है, यानी उस पर निक्षेपित हो जाता है, और जब किसी इलेक्ट्रोड पे गैस बनती है तो वो वहां से बाहर निकल जाती है, यानी कि इस विद्युत अपघट्य विलयन से बाहर निकल जाएगी। तो ये थी क्रिया विधि। इसमें जितनी भी ये क्रियाएं आपने पढ़ा, मतलब विद्युत अपघटनी सेल में जो कुछ भी ये क्रियाएं हो रही थी, इन सभी क्रियाओं को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो कई बार ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि विद्युत अपघटन क्या है, तो थोड़ा विद्युत अपघटन को हम परिभाषित भी कर लेते हैं। देखिए, विद्युत अपघटन को हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और यदि हम परिभाषित करें विद्युत अपघटन को तो हम कहेंगे विद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें दिष्ट धारा यानी कि डीसी धारा को एक विद्युत अपघट्य की घुलित अवस्था अथवा गलित अवस्था में प्रवाहित करने पर एक रासायनिक परिवर्तन प्राप्त होता है, जो कि आपने देखा कि एक तरफ ऑक्सीकरण और एक तरफ अपचयन हो रहा था। उसी को हम यहाँ पे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन प्राप्त होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। तो यदि आपसे कोई कहे कि विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे विद्युत अपघटन। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा समराइज करते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं के रूप में, और जिसको ध्यान रखें हम तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो देखिए, पहली बात कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन होता है, और विद्युत अपघटन क्या होता है ये अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात, विद्युत अपघटनी सेल का धन ध्रुव एनोड तथा ऋण ध्रुव कैथोड कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं स्वतः अप्रवर्तित होती हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, अर्थात बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिक्रिया होती है। तो ये विद्युत अपघटनी सेल की खास बात है कि यदि हम उसमें डीसी धारा यानी कि बाह्य स्रोत से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी उसके अंदर अभिक्रियाएं होंगी, जबकि गैल्वेनी सेल में हमने पढ़ा था कि अभिक्रियाएं स्वतः ही होती हैं और उसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं जो हैं वे नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। और अगली बात, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जो भी विद्युत ऊर्जा हमने प्रवाहित किया था एक बैटरी लगाकर, वो जब विद्युत अपघटनी सेल में गया तो वो क्या हो गया, वो रासायनिक परिवर्तनों में भाग ले लिया, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा हो गई वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये विद्युत अपघटनी सेल के मुख्य पॉइंट है।